अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कलमकार और मैं हूं गुलजार मुस्तफ़ाई। 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर बदल कर रख दिया है। 9 मई से पहले पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को गालियां निकालना और उनके खिलाफ ट्रेंड चलवाना इमरान खान का मरगूब मशगला बन चुका था। मजबूरी तौर पर पिछले 4 साल से और बिलखसूस पिछले 1 साल से फौज के खिलाफ जो मुगलजात बकी जा रही थी वो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए शर्म का बाइस थी। लेकिन फिर यकायक 9 मई को हर हद क्रॉस कर दी गई। पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा की यादगारों को जला दिया गया, तोड़ फोड़ की गई, जना हाउस पर हमला करके जलाओ घेराव किया गया, यानी मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के गयूर अवाम की रेड लाइन को क्रॉस किया गया। रेड लाइन क्रॉस करने का यह मतलब था कि किसी तरीके से इंपोर्टेड इनकलाब बर्पा कर दिया जाए। इंपोर्टेड इनकलाब से मुराद बैरूनी अकाओं के मजमूम एजेंडे की तकमील है। 9 मई के बाद यह गुमराह कुन प्रोपेगेंडा चल रहा है कि 9 मई को दरअसल जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का मंसूबा था जो नाकाम हो गया। अफवाह साज फैक्ट्रियां ये कहती हैं कि 9 मई की तारीख का इंतखाब इसलिए हुआ था क्योंकि उस दिन आर्मी चीफ मुल्क में नहीं थे, मगर यूथिये ये नहीं बताते कि आखिर इस प्लान पर अमल की कोई अतना तरीन कोशिश भी क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान की फौज से मुतल्लिक कुछ बातें जहन में अच्छी तरह बिठा लीजिए, इससे आप इस तरह के गुमराह कुन प्रोपेगेंडों से महफूज रहेंगे। अब मैं आपको तफसीलन पाकिस्तानी फौज के निज़ाम के बारे में बताता हूँ। ए यूथिये ज़रा ध्यान नाल सुन, तुहाडे 14 तबक रोशन हो जाएंगे जी। तो मैं कह रहा था, पाकिस्तान अगरचे तीसरी दुनिया का मुल्क है, लेकिन इसकी फौज किसी भी तरक्की याफ्ता फौज से बहुत आगे है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अभी कुछ अरसा कबल जनरल बाजवा बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की सालाना तकरीब के मेहमान खसूसी थे। दूसरी जंग अजीम तक बरतानिया सुपर ताकत रहा है और इसकी फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी, और ये वही बरतानिया है जिसकी अस्करी तारीख सलीबी जंग तक जाती है। ऐसा मुल्क अपनी मिलिट्री एकेडमी की तकरीब में किसी लल्लू पंजू फौज के सरबराह को मेहमान खसूसी के तौर पर कभी मदऊ नहीं करेगा। सवाल ये है, जो मुल्क खुद तीसरी दुनिया का है उसकी फौज दुनिया की सफ़े अव्वल की अफवाज में कैसे शामिल हो गई? नो डाउट सवाल तो बनता है, मगर इसका जवाब बहुत ही सादा है। पाकिस्तान की फौज कोई हादसाती नतीजे में नहीं बनी, बल्कि इसको मुनज़्ज़म तरीके से तश्कील दिया गया था। ये ब्रिटिश आर्मी से बनी बनाई निकली थी। अपने वक्त की सुपर ताकत से निकलने वाली इस फौज के पास डिसिप्लिन और ज़ाब्ते वही थे जो उस सुपर ताकत ने तश्कील दे रखे थे। दुनिया की टॉप मिलिट्री से जन्म लेने वाली इस फौज ने आगे चलकर इन्हीं बुनियादों पर अपना इर्तकाई सफर आगे बढ़ाया, और इसी वजह से ये दुनिया की सफ़े अव्वल की अफवाज में शामिल है। इस फौज के इंतजामी ढांचे के हवाले से ये बात जहन में रखिए कि बतौर इदारा इसके चंद झैली और पोजीशन बहुत ही अहम है। ताकत का सारा इर्तकाज वही है, मगर इज्तमाही सूरत में, इनफरादी तौर पर नहीं। और इनकी साख्त ऐसी है कि किसी बगावत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर इन झैली शोबों या पोजीशन से भी ज़्यादा अहम एक और अहम चीज़ है, और वो है कौमी सलामती पॉलिसी। ये एक दस्तावेज है जो 10 से 15 साल में एक बार रीविजिट होती है। इस पॉलिसी के रीविजिट के नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट ने सियासत को 3 तलाकें दे दी हैं। अब आ जाएं फौज की अहम तरीन पोजीशंस की तरफ। सबसे ताकतवर बज़ाहिर है आर्मी चीफ होता है। पूरी फौज इसके इशारे पर हरकत में आ जाती है।
मगर इसकी ताकत जितनी भी बड़ी हो, जब मामला कौमी सलामती पॉलिसी से इनहराफ का आ जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा हसासियत की सूरत में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन से लेकर स्वयं तक तमाम मराहिल बाएसनो बाखूबी तय हो जाते हैं। और ज्यादा हसासियत ना हो तो आर्मी चीफ को बेअसर कर दिया जाता है, जैसा कि जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा दोनों को उनके आखिरी साल कर दिया गया था। दूसरी अहम तरीन पोजीशन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की है। ये फौज का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। इंतजामी अमूर में तमाम कोर कमांडर्स इसके मतहत होते हैं और किसी की मजाल नहीं है कि कोई इसे नो कह दे। जब इदारा अपने आर्मी चीफ को बेअसर करने पर आता है तो लीड चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ही करता है। पिछले साल नवंबर में अर्ली रिटायरमेंट लेने वाले जनरल अजहर अब्बास ने जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों को जाम कर दिया था। यही वजह है कि दोनों दूसरों के फोन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए थे, मगर फौज का फैसला नहीं बदलवा सके थे। तीसरी अहम तरीन पोजीशन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की है। फौज का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन इसके डायरेक्टोरेट से चलता है। जंगी हिकमत अमली से लेकर दौरान जंग इस पर अमल दरामद वगैरह सब यहीं से कंट्रोल होता है। यूं समझ लीजिए कि यह डायरेक्टोरेट फौज का दिमाग है। तमाम कोर्स और झैली इदारे यहीं से कंट्रोल होते हैं। इसका सरबराह मेजर जनरल होता है, मगर लेफ्टिनेंट जनरल इसके पाबंद होते हैं। चौथा अहम इदारा है मिलिट्री इंटेलिजेंस। यह इदारा सिर्फ सुराग रिसानी के लिए वक्फ है। इसकी दो ही अहम जिम्मेदारियां हैं। यह दुनिया भर में फौजी जासूसी करता है और अफवाज पाकिस्तान पर गहरी नजर रखता है, यानी अपने इदारे से वाबस्ता छोटे बड़े हर तरह के लोगों की भी निगरानी करता है। आर्मी चीफ पर भी नजर रखता है कि खुदा ना खास्ता दुश्मन से पींगे तो नहीं बढ़ा रहा। इसकी नजर से कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। इसके बाद आ जाती है ISI। इसका दायरा कार चूंकि सिविलियन हदूद का भी अहाता करता है, इसकी अफरादी कुव्वत भी 70% सिविलियंस पर मुश्तमिल है। इसलिए हमने इसे मिलिट्री इंटेलिजेंस के बाद रखा है, वरना है ये इससे मुकद्दम। अमेरिकी CIA या बरतानवी MI6 की तरह ये पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी है। ये सिर्फ जासूसी नहीं करती बल्कि दुनिया भर में ऑपरेशन भी करती है। इसके बाद आ जाती हैं 3 कोर्स जिनके कमांडर्स बेहद अहम होते हैं। पहली कोर तो पिंडी की 10 कोर है। इसकी अहमियत 2 वजह से ज्यादा है। पहली यह कि इसकी हदूद में पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और GHQ दोनों वाक़े हैं। दूसरी वजह यह कि कश्मीर इसकी हदूद में है, जो पाकिस्तान और भारत के माबैन सुलगता मसला है। दूसरी अहम कोर मुल्तान कोर है। यहाँ पाकिस्तान का आर्म डिवीजन तैनात है। इस कोर की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसकी अहमियत की वजह यह है कि भारत का बॉर्डर बहुत ही करीब है और इसे ये एडवांटेज हासिल है कि हमारी जानब तो मुल्तान जैसा बड़ा शहर है जिस तक रसाई का मतलब है पाकिस्तान का सिंध से कट जाना, जबकि भारत की जानब सहरा है। भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन इसी एडवांटेज को पेश नज़र रखकर तश्कील दी गई थी और हमने छोटे एटमी हथियार भी इसी इलाके के दिफा के लिए बनाए हैं। तीसरी अहम कोर है मंगला कोर। यह पाकिस्तान की स्ट्राइक कोर है। किसी मुमकिना जंग की सूरत में इस कोर का काम दिफा नहीं बल्कि जंग को भारत की हदूद में पहुंचाना और कश्मीर को भारत से काटना है। अगर नक्शे पर इसकी लोकेशन देखेंगे तो बाखूबी अंदाजा हो जाएगा कि ये कोर भारत के नरगे के बिल्कुल करीब है। अब समझने का कलीदी नुक्ता यह है कि बज़ाहिर ये तमाम झैली इदारे अपनी इंफरादियत के साथ अपनी अलग अलग ताकत रखते हैं। लगता यूं है कि ये सब बस आर्मी चीफ से जुड़े होते हैं और वहीं से आर्डर लेकर काम करते होंगे। ऐसा हरगिज नहीं। ये तमाम इदारे एक तयशुदा निज़ाम के तहत बाहम मरबूत हैं। पूरी चेन और चैनल ऑफ कमांड मौजूद है। यहाँ तक कि ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी
डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से मरबूत हैं। इस डायरेक्टोरेट से ऊपर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बैठा है और उससे ऊपर आर्मी चीफ, और यह सिस्टम इतना मौसर है कि खुद इन पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन पर बैठा बंदा अगर गड़बड़ भी करे तो वो बच नहीं सकता, और फौज बतौर इदारा उसी तरह हरकत करती है। एक कौमी सलामती पॉलिसी है जिससे जो भी इनहराफ करेगा दफ्तर या जान दोनों में से किसी एक चीज से जाएगा, फिर चाहे वो आर्मी चीफ ही क्यों ना हो। जैसा कि मौजूदा कौमी सलामती पॉलिसी में यह शामिल कर लिया गया है कि अगले 15 साल तक फौज सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने भी इससे इनराफ किया मज़कूरा सिस्टम इससे निपट लेगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 9 मई को जो लाहौर का कोर कमांडर था उसके रिटायर्ड ब्रिगेडियर वालिद की भी अब रसाई नहीं है। अब आ जाएं इस शोशे की तरफ जो पिछले चंद दिनों से छोड़ा जा रहा है कि आर्मी चीफ कतर में थे, लिहाजा उनके खिलाफ बगावत के लिए वही दिन चुना गया। हम सवाल पहले ही उठा चुके हैं कि फिर आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत का आगाज क्यों ना हो सका। प्लान तो था तो अमल क्यों नहीं हुआ। क्या जनरल आसिम मुनीर इसमें आजम पढ़कर इसी लम्हे कतर से GHQ आ पहुंचे, और फिर सबसे लुत्फ बात यही कही जा रही है कि मंसूबे के मुताबिक जनरल शमशाद मिर्जा ने कंट्रोल संभालना था। इन अकल के अंधों को इतना भी नहीं पता कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पास कमांड तक नहीं होती। अकल के अंधे भूल गए जब मुशर्रफ हवा में था और नवाज शरीफ ने प्लास्टिक के बैज लगाकर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया तो फौज बिल्कुल उसी तरह हरकत में आई थी। पहले जियाउद्दीन नवाज शरीफ से निपटे, उसके बाद अपने चीफ से रब्ता किया। यानी पाकिस्तान की फौज में बगावत करना तो दूर की बात, अगर कोई बगावत का सोचे भी तो पकड़ा जाता है। और फिर बाहर बैठकर अगर कोई ये सोचे कि अंदर के लोग मेरे साथ मिले हुए हैं तो उसकी सोच पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। मशहूर कहावत है, जब गिद्दड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। एन उसी तरह इमरान खान ने अपनी सियासी मौत खुद ही मर गया है। फौज में कभी बगावत हुई ना होगी और ना ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तकसीम करने की कोई साजिश कामयाब होगी। इमरान खान और उसके हवारी मुंह की खाकर अब अपनी बिलों में घुस गए हैं और कुछ घुसपैठियों पर अब आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चलेंगे और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। करीब है कि पाकिस्तान से फितनों, फसादात, इल्जामात और गालिम गलोच की सियासत का कल्चर खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से पाकिस्तानी कौम अपनी मुसल्लह फौज के साथ खड़ी होगी। बस आखिर में इतना ही कहूंगा, हाफिज साहब के दम ने पीरनी और उसके मुरीद इमरान खान को ऐसा दम किया है कि अब तूफान बदतमीजी का अफरियत बोतल में कैद हो गया है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।